ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन केबल्स। जैसे हमने बहुत पहले बात किया था कि हम नॉर्मली केबल यूज़ करते हैं, चार्जिंग कितनी करंट उसमें फ़्लो होती है, हम ये इस पे एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर कोई हम केबल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और उसके हिसाब से केबल चार्जिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा थोड़ा एक्सपर्टली देखेंगे। तो जैसे हमारा टॉपिक ही है, हम कुछ कंसिडर करते हुए चलते जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही है, देखिए मैंने एक एसएलडी बना रखी है। सपोज हमारा एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही है वो 11 kV सप्लाई आ रही है, जो हमारी मेन लाइन से 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 11 kV का ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 2500 kVA है, मतलब 2.5 MVA है। 415 वोल्ट सेकेंडरी में आता है, प्राइमरी मिल में kV है और लोड में जाता है। ठीक है, ये जो रूट है यहाँ पर 70 का हमारे पास कॉपर का केबल है, 70 स्क्वायर mm का केबल है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहीं पर लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं कि इससे हमारे केबल सिलेक्शन पे और वोल्टेज ड्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोई भी जब सिस्टम बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सिस्टम पे करंट कितना जा रहा है, क्योंकि हमने 70 का केबल लिया है और कॉपर का केबल लिया है। तो जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि अगर आपका 70 का केबल आप ले रहे हो और अगर वो कॉपर का केबल है तो उस कंडीशन में आपका जो करंट की रेटिंग है वो आपका 2.5 टाइम्स ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो होगी, ये तरह केबल है तो। और बाकी अगर फ्लेक्सिबल केबल है तो 6.5 टाइम्स करंट फ्लो होगी। तो इसके लिए आप अलग से वीडियो है मेरे, वो आप देख लीजिएगा। अभी हम फिलहाल बताते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि अभी कौन सा केबल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो अभी आपको निकालना है कि अगर हमारे पास 2.5 MVA का ट्रांसफार्मर है और 11 kV की सप्लाई है तो करंट कितना फ्लो होगा। तो एज पावर का फार्मूला √3 VI cos phi जो बेसिक फार्मूला है, हम इस पर हम आगे चलेंगे। जब आगे हम चलेंगे तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इस पोर्शन को तो 2.5 MVA को हम पहले एक PU यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 × 6 क्योंकि MVA है तो उसको हम एक सिंपल सा अपने VA में कन्वर्ट कर रहे हैं। 11 kV है तो kV को हम वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1.3 में कर रहे हैं। ठीक है, इसे कंसीडर करके चल रहे हैं। इस केस में अब हम देखते हैं कि हमने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो करंट की वैल्यू आएगी वो 131.2 एम्पियर के आसपास आएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको करके रखा है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो मैंने टिपिकल ड्राइंग बनाई है वो आप थोड़ा कंसिडर करते हैं। ये आपका कोर है, कॉपर का कोर है, ये कॉपर है। ये ऊपर वाला जो लेयर है ये आपका सीट है। ठीक है, ये इनर वाला जो है वो आर्मर्ड है। ठीक है, और ये जो आपका जो सर्कुलर स्प्रिंग के फॉर्म में जो दिख रहा है ये आपका ट्विस्टेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये केबल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो उस केस में आपका जो जितनी हर एक मेटल का एक रेजिस्टिविटी होता है रो, तो रो रेजिस्टेंस निकालने के रो L/A निकालते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो एक जब भी आपको अपन केबल यूज़ करते हैं तो उसका एक डाटा शीट आता है, उस डाटा शीट में उसकी पर किलोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है वो मेंशन रहता है। इसमें भी मैं आपको एक इमेज शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा। तो इस पर्टिकुलर हमने जिस केबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसमें जो पर किलो ओम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.3423 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर कहाँ फॉर्म होता है आपका कोर और सीट के बीच, या दो आपके पास अगर मल्टी कोर है 3 कोर है तो इस कोर और इस कोर के बीच में भी आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, आर्मर्ड और फेस के बीच कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन सब को लिए भी हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू फॉर्म होती है, वो है माइक्रोफैराडे पर किलोमीटर। ठीक है, माइक्रोफैराडे पर किलोमीटर आपका वैल्यू मिलेगी और इस पर्टिकुलर केबल के लिए वो 0.31 किलोमीटर पे है। दूसरा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस भी आपका क्या होता है, क्योंकि ये ट्विस्टेड है, क्योंकि मल्टी कोर है, मतलब एक कॉपर में भी ये मल्टी कोर रहते हैं, तो मल्टी कोर में आपस में इनके बीच इंडक्टेंस फॉर्म, क्योंकि ट्विस्टेड रहते हैं इसलिए इनके पास 0.375 माइक्रो मिली हेनरी पर किलोमीटर का है। ठीक है, अब ये पर किलोमीटर के हिसाब से तो हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सिंपल है कि 2.5 किलोमीटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। कैपेसिटेंस के केस में, ये कैपेसिटेंस है ना, कैप लिख देता हूँ इसको। कैपेसिटेंस के केस में आपको जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस के फॉर्म में वो 1/2πfc होता है। ये f इक्वल फ्रीक्वेंसी, c इक्वल जो कैपेसिटेंस जो फॉर्म हुआ है
तो जब उसको आप इसको ये फॉर्मूला निकाल के 1/2 इंटू 1.34 पाई फ्रिक्वेंसी 50, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 और इसकी वैल्यू जो इसी की निकली है और ये 2.5 किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। सिमिलरली आपका 2πfl होता है, इंडक्टेंस के केस में होता है, ठीक है, इंडक्टेंस के केस में होता है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.315 करेंगे, ये आपको वैल्यू निकल के सामने आती है। इज इट, आई थिंक इट इज़ क्लियर, आई थिंक सभी को क्लियर हो जाएगा। जब उसको कैलकुलेट करेंगे जो मिलेगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू और इंडक्टेंस की वैल्यू, ये सिमिलरली आपको मिलती हुई जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस वैल्यू 0.8575, 475 और 0.322 करके मिलती जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने एज पर लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है। पर यहाँ पर क्या है कि जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है वो आपकी रिएक्टिव पावर के लिए यूज़ होती है। बेसिकली रिएक्टिव जो यूजफुल एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन वो एज पर एक्टिव पावर के लिए आपकी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए यहाँ पर इसको हम ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें टोटल रिएक्टेंस निकालना है कि टोटल रिएक्टेंस कैसे होता है। जेड की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू जब हम निकालेंगे, टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो जेड की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला है, आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला √3 इंटू फॉरेटेड करंट, ओके। और उसके बाद आपका जो आर रेजिस्टेंस cos फाई प्लस x टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू जो फॉर्म होकर आ रही है वो sin फाई इंटू जो टोटल लेंथ है वो हम इसको डिवाइड बाई 1000 इंटू डेरिवेटिव फैक्टर। अब डेरिवेटिव फैक्टर क्या होता है, मान लो कि आपका केबल बरीड है, वो या तो सैंड में बरीड हो सकता है, या मड आपका बहुत ही मॉइस्चर लैंड हो सकता है, या आपका रॉकी एरिया में हो सकता है। तो हर एक एरिया के लिए वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जैसे जितना वो बरीड होते जाता है उसकी टेम्परेचर हीट डिसिपेशन फैक्टर कम होते जाता है, तो इसके कारण उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग भी कम होती जाती है। इस कंडीशन के लिए डेरिवेटिव फैक्टर कंसिडर किया जाता है, इसकी एक चार्ट होता है। फिर भी एज पर नॉर्मली यूजुअली हम इसको 0.6 कंसिडर करके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0.6 लेके चले हैं, ठीक है। नॉर्मल एरिया पे नॉर्मल जगह पे हम 0.6 लेके चलते हैं। ये वैल्यू हम इसको पुट करेंगे, जैसा हमने बताया था कि फुल लोड करंट 131.2 है, पावर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.875 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपकी आ रही है इसके बाद आपका cos 5.8 है प्लस 0.79 इंटू 0.6, क्योंकि जब कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे पावर फैक्टर को साइन के फॉर्म में तो आपकी वैल्यू 0.6 निकल के आती है। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आता है जो आपको पता है, ठीक है। 0.8 cos 5 में है तो sin 5 में 0.6 होता है वो, इंटू 2.5 किलोमीटर के हिसाब से इनकी लेंथ है, तो वो हमने यहाँ पर कंसिडर करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम आपको देखते हैं कि जैसे ही आप इसको कंसिडर कर कैलकुलेट कर निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.1% आ रही है, ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो आ रहा है 1.1% आ रही है, जो कि 0.3% से कम है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अलाउलेबल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3% रहती है। अगर उससे वैल्यू आपकी कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को आप, इस केबल को आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट की इसको याद रखिएगा, हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं हमारी सर्किट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सर्किट पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, तो 2.5 11 kV पे है, तो उसका 11 kV 1.15% ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 10.879, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 10.79, और उसके रिस्पेक्ट में अगर 415 आउटपुट आता था 11 kV के हिसाब से, तो हमारा एक सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा कि V1 11 kV था स्टार्टिंग में, 415 जो था वो सेकेंडरी में था V2। अभी जो है वोल्टेज ड्रॉप के बाद 11 kV में साइड हमें 10.8 मिलेगा, तो सेकेंडरी साइड उसके रिस्पेक्ट में कितनी मिलेगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिलकर के आएगी 410.5। क्योंकि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज लिमिट जो होता है रेगुलेशन की, वो वैल्यू जो होती है वो ±3% तक होती है, इसलिए ये वैल्यू हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसको इस केबल को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी वैल्यू, आपकी जो कंसिडर वैल्यू है 3% से ज़्यादा होती है वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू, तो अब तो केवल यूज़ नहीं कर सकते आप। लेकिन इस कंडीशन पे डेरिवेटिव फैक्टर वो इफेक्ट करता है कि वो 0.8 यूज़ कर रहे हो आप, कि 0.4 यूज़ कर रहे हो, कि 0.8 यूज़ कर रहे हो, वो चार्ट में आपको मिल जाएगा। फिर भी एक सिंपल आपको एक कंसिडरेशन के लिए है कि जब भी आप वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करो, आपको इन सब वैल्यू पे आप पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप इसको देखोगे, मान लीजिए कि 3% से आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे हायर रेटिंग पे केबल पे आप ट्रांसफर हो जाइए। आप अगर 70 केबल में आपने कैलकुलेशन किया, आपको वैल्यू मिल के आ रही है कि यार 3% वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, तो आप उसको कम कर उसको ज़्यादा साइज़ को बढ़ाइए, 95 को कंसिडर कीजिए।
आज के लिए भी वोल्टेज ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलटी केबल के लिए वोल्टेज ड्रॉप का क्या होता है। हम इसका एक फॉर्मूला भी आपको अलग से बताएंगे, शॉर्टकट पैटर्न में बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।